अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और अभी पिछले ही वीलॉग में मैं आपसे ये जिक्र कर रही थी कि पीएमएलएन का अगला प्लान है क्या और किस तरह से ये नया बयानिया भी बनाना चाहते हैं और किस अंदाज से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और को एक अंदर जो बेचैनी है वो भी किस तरह की है। तो ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे और फ़ौरन ही उसका एक सबूत सामने आ गया। और वो किस तरह, अभी उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। वो ये कि जनाब डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया इसहाक डार साहब को, और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं उनके पीछे से ये क्या कार्रवाई हुई है इसके ऊपर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है जी ये सारी डेवलपमेंट। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई के हवाले से एक अहम बड़े सहाफ़ी ने ख़बर दी है और साथ ही उनके साथ यूनिटी का इजहार किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर मुझे तफसीली बात करनी है, इस पर बात करेंगे। जो गंदम का बहरान है उसके हवाले से, इनफैक्ट गंदम का बहरान ही है, किसानों का बहरान है, क्योंकि गंदम तो माशाल्लाह वाफर इस वक्त मौजूद है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया और एक कदम आगे नज़र आ रही है इस मौके पर भी पंजाब से। और पंजाब में दूसरी तरफ किसान बदहाल हैं, उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया और उनके साथ हो क्या रहा है इसके ऊपर मैं अभी आपको तफसील बताती हूँ। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे आज जो एक महारंग बलोच साहिबा का बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से, इसका आज इख्तितामी सेशन था और इसमें मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट तकारीर भी हुई, तो इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। और साथ ही कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, जीत मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कहाँ से, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बड़ी मज़ेदार खबर है, इसहाक डार साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको डेप्यूटी वज़ीर आज़म यानी नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है। और ये उस मौके पर हुआ है कि जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब इस वक्त मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वहाँ पर बैरून मुल्क मौजूद हैं। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के आइन और क़ानून में डेप्यूटी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और इस ओहदे का कोई इख्तियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक ओहदा है जो कि क्रिएट किया गया है, जस्ट आप कह लें कि कोई काम करने के लिए नहीं, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए और किसी की अना की तस्कीन के लिए, किसी को कोई मैसेज देने के लिए। तो ये इस तरह पहले भी हो चुका है, कि कोई पहली दफ़ा नहीं है कि नायब वज़ीर आज़म बनाया गया हो। आपको याद होगा 2008 के इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी शुरू में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। फिर उसके बाद पीएमएलएन अलग हो गई थी पीपल्स पार्टी से, काफ लीग के साथ उन्होंने बातचीत करके उनसे इत्तेहाद कर लिया और फिर उस वक्त काफ लीग के जो प्रेसिडेंट थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। और ये जो नायब वज़ीर आज़म का ओहदा था उस वक्त ज़ाहिर है कि सिंबॉलिक था, लेकिन ये बेसिकली उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऑनर किया था, उनके एजाज़ में ये ओहदा क्रिएट किया गया था। तो ये पहले भी हो चुका है और उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब के पास कोई पावर्स नहीं थी, ना उन्होंने कोई इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी इस्तेमाल किया। बहरहाल एक सीनियर वज़ीर की तरह ये ओहदा हो सकता है जिसका प्रोटोकॉल आपको मिल जाता है, एक आपके नाम के साथ आ जाता है कि जी आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई ख़ास इतनी हैसियत नहीं होती थी अब तक। लेकिन अब इसकी हैसियत क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसहाक डार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो मियाँ साहब की सोच है वही इसहाक डार साहब आपको करते नज़र आते हैं और इसहाक डार साहब हमेशा ही नवाज शरीफ साहब का एक साया बनकर नज़र आते हैं और इसहाक डार साहब को ही हमेशा आगे आगे रखते हैं नवाज शरीफ साहब। और उनको उन्होंने पिछले हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना बनवाया था, आपको याद होगा। पहले शुरू में मिफ्ता इस्माइल थे, लेकिन फिर किस तरह से पूरी एक अरेंजमेंट की गई थी और उनके केसेस ख़त्म कराए गए, उनको किस तरह से एयरफोर्स के जहाज़ में वापस लाया गया और फिर वो किस अंदाज से वज़ीर ख़जाना बने और किस अंदाज से फिर उन्होंने तबाही फेरी थी मईशत की। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और उसके बाद से पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि दोबारा इन्हें वज़ीर ख़जाना ना बनाया जाए। IMF भी इसहाक डार साहब से खुश नहीं था।
तो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और कुछ लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी। तो ये कुल मिला के इस दफ़ा जब इनकी फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बन रही थी तो उस मौके पे इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब बनाने का, यानी इसहाक डार साहब को कोशिश ये थी कि दोबारा वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश थी। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बने तो उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि उनको कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिल जाए और वो एक तरह से गवर्नमेंट में रहते हुए अपना एक असर रसूख और अपना कंट्रोल बीच में कायम रख सकें। लेकिन उनके वज़ीर ख़जाना बनने के ऊपर सबकी तरफ से एतराज़ात थे, पीपल्स पार्टी के, और जिस तरह मैंने अभी सारे आपको बताए। तो उसके बाद तय ये पाया कि जी चूँकि अब वो समधी हैं, उनको कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल देना ही है, तो लिहाजा उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया था। अभी भी वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद भी नवाज़ शरीफ साहब की मुसलसल कोशिश रही कि उनको कोई मज़ीद इम्पॉर्टेंट जगहों पे प्लेसमेंट रहे। और फिर हमने देखा कि किस तरह ये जो इन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई, प्राइवेटाइजेशन की, इक़्तिसादी काउंसिल, ये वो, इन सब चीज़ों में जगह जगह उन्हें बार बार फिट करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन बाज़ उनको हटाना पड़ता था। और फिर ज़ाहिर है फ़ैसले को एक बंदा तो कर नहीं रहा, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की भी सुननी पड़ती है, ज़रदारी साहब की भी सुननी पड़ती है, अपनी भी पार्टी में 100 डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उन्हें फिर हटाना पड़ता था। इवेंचुअली मियाँ साहब ने अब उन्हें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है बीच में, जो कि ख़ुद इस बात का एक इजहार करता है कि शहबाज शरीफ साहब पे मियाँ साहब को एतमाद नहीं है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनवा के वो अपना जो भी कंट्रोल है वो उनके थ्रू हुकूमत में रख सकते हैं। ये इसी तरह से शायद अपने इत्तेहादियों को और इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई मैसेज देने की कोशिश हो कि जनाब अब हम जो है आपके ख़िलाफ़ भी, कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ये भी हो सकता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि चूँकि अब ये भी तय किया जा रहा है कि आगे बढ़कर कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बयानिया बनाना पड़ सकता है, तो उसकी बुनियादें जो हैं वो अभी से रखनी शुरू कर दी गई हैं। और ये जानबूझ के एक लड़ाई और पंगे लेने की कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ कि किसी तरह इनको भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर सख्त हाथ लगते हैं तो ये समझेंगे कि हमारे पास भी एक बयानिया हाथ लग जाएगा और फिर हम भी जाके अवाम में वो बयानिया बेचने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो इसहाक डार साहब की इस वक्त तैनाती है, ये बहुत सारे मैसेजेस है एक साथ ही। शहबाज शरीफ साहब की कितनी हैसियत है इस हुकूमत में, ये भी ये इंडिकेट कर रही है। पहले ही उनको कोई कुछ समझता नहीं था, ऊपर से उनका मज़ीद कद छोटा कर दिया है। मालिक साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मज़ीद उनका कद छोटा कर दिया है ये अपॉइंटमेंट करके। दूसरा, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मैसेजेस दिए गए हैं मुख्तलिफ़ हलकों को, तो ये बहरहाल जिसको कहते हैं ना हल्की हल्की मौसीकी शुरू हो चुकी है। और अब ये कब एक शोर और तूफ़ान में बदलेगी वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और ये जानबूझकर भी पूरा हो सकता है इसका प्लान, उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर ये अननेचुरली भी है या नेचुरली भी है, तो दोनों सूरतों में ये जो पूरी गाड़ी को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी देर चलाएंगे। यही वो बात थी बुनियादी तौर पर जो शुरू में ही सब कह रहे थे कि ये हुकूमत जिस अंदाज से बनाई गई है और इस हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो उसके बाद इस बात का चांस नहीं है कि ये हुकूमत किसी भी तरह डिलीवर कर सकेगी। क्योंकि उसके लिए जो इख्तियारात होने चाहिए, उसके लिए जो आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, फ़ैसला साजी का इख्तियार होना चाहिए, वो कुछ भी इस हुकूमत के पास नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ गालियां खाने के लिए फेस सामने जो है इनका मौजूद रहेगा, और वो इनको पढ़नी भी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो झूठे हलफ लेकर, झूठे फॉर्म 47 लेकर असम्बलियों में बैठे हैं और उनके ज़मीर ये चीज़ गवारा करते हैं, तो उनको गालियां वाकई ही पढ़नी चाहिए। तो ये ठीक हो गया इनके साथ। अब आगे आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि अब लोग बोल रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। और आज एक इमरान रियाज भाई ने ट्वीट किया है जो कि बड़ा संगीन है, और मैं कुछ दिनों से ये नोटिस भी कर रही हूँ कि हामिद मीर साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली बड़ा खुल के बोल रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं ताकतवरों पर, इस हुकूमत पर। और उनकी जो गुफ्तगू है वो ये बता रही है कि कोई उनके हवाले से भी प्लान्स तरतीब दिए जा सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना तो आपको मालूम है कि हज़म ही नहीं होता किसी से। कल भी उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुल के बातें की और उन्होंने ये तक कहा कि अब हमें जर्नलिज़म नहीं,
कर्नलिज्म करने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे बेसिकली वो यही मुराद थी उनकी कि मुदाखलत जो है वो सहाफ़ियों के कामों में भी है। और उन्होंने फिर एंकर एक्शन कमेटी की भी बात की कि अगर किसी सहाफ़ी को तंग किया जाए, उसको कोई डिक्टेशन आए, तो उसके हवाले से वो खुलकर इजहार कर सके, और उसका एक फ़ोरम उन्होंने कहा कि बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हामिद मीर साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं खुल के, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करने का इंदिया आया है। और इमरान रियाज भाई ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि अगर हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है या होने जा रही है तो हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मज़ाहमत भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय के ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे आपस में जितने मर्जी नज़रियाती और किसी भी तरह के इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक मिशन है उसके ऊपर, यानी ये ज़ाहिर हमारा जो काम है सहाफ़त का, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो हमारी एक कमिटमेंट है, उसके ऊपर हम, अपनी फ्रीडम के ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इमरान रियाज भाई का ये ट्वीट मुझे इस लिहाज से बड़ा खुशाइंद और बड़ा ठंडी हवा का झोंका और एक उम्मीद की किरण लगा कि अगर सहाफ़ियों में ये रियलाइजेशन अब हो रही है काफ़ी हद तक कि हमें आपस के इख्तिलाफ़ात हमारे कुछ भी हों, नज़रियाती इख्तिलाफ़, कहीं कोई किसी को सही समझता है, कोई किसी को गलत समझता है, तो ये ठीक है, होता है, ज़ाहिर है जहाँ सब लोग होते हैं तो सबकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन जहाँ बात आए कि भाई किसी को काम करने से रोकना है, उस पर दबाव डालना है, उसको नाजायज़ तंग करना है, तो वहाँ पर तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठे होना चाहिए और एक आवाज़ होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जब इमरान रियाज भाई मिसिंग थे, लापता थे, उस वक्त हामिद मीर साहब ने ये बड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा किया था। मैं उस वक्त भी तारीफ़ की थी, मैं आज फिर इसको रिपीट करूँगी कि इमरान रियाज भाई से हामिद मीर साहब की बहुत नज़रियाती लड़ाई थी, ट्विटर पे भी नोक झोंक जारी रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब इमरान रियाज भाई लापता हुए तो हामिद मीर साहब ने उनके लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने मिनिस्टर्स के सामने भी उनके लिए आवाज़ उठाई कि बंदा किधर है, बंदा प्रोड्यूस करें आप, ये बिल्कुल जुल्म है कि आप किसी को लापता कर दें। तो हामिद मीर साहब ने उस वक्त ये ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और आज इसी तरह का ज़र्फ़ का मुजाहरा इमरान रियाज भाई ने किया। और उन्होंने भी ये कहा कि हामिद मीर से जितने मर्जी इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन किसी से उसकी आज़ादी इजहार राय की जो उसकी राइट है वो नहीं छीना जा सकता, और हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात। और अगर यही चीज़ हर इदारे में आ जाए, देखिए अदलिया भी अब इसी चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही है कि जज साहिबान को अगर कोई धमकी लगाता है, मुदाखलत करता है, अगर सब इकट्ठे होकर, खड़े होकर ये पैगाम दें कि भाई हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और हम सब इसके ऊपर बिल्कुल हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, यही बात अगर मीडिया करे, यही बात अगर ब्यूरोक्रेसी करे, तो मुदाखलत कैसे होगी? मुदाखलत ये तो नहीं होती कि हर जगह डायरेक्ट वो खुद घुस आता है कोई, आप ही के अंदर लोगों को इस्तेमाल किया जाता है ना, तो फिर मुदाखलत होती है। तो जब एक खड़ा हो, जब दो खड़े हों, जब चार खड़े हों, जब पूरा इदारा खड़ा हो, तो फिर ऑटोमेटिकली रास्ता रुकना शुरू हो जाएगा। सिविलियन सुपरमेसी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक इमरान खान ने ये कह दिया कि जी मैं बात नहीं करूंगा, वो डील नहीं करेगा, तो सिविलियन सुपरमेसी हो गई। खड़ा एक ही बंदा होता है हमेशा सबसे पहले, और वो खड़ा है वो तो, लेकिन आहिस्ता 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 वो एक पूरा नज़रिया है जो आपके हर इदारे में जब तक प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक हर इदारा अपने तौर पर खड़ा नहीं होगा। कल को इलेक्शन कमीशन भी कहे हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे, जो हमारा आइन हमें कहता है हम उसके मुताबिक काम करेंगे, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को दबाव डालने के लिए, उनके बंदे उठाने के लिए, उन पर मुकदमात बनाने के लिए जिन इदारों से रब्ता किया जाएगा, आगे से वो इदारे खड़े हो जाएं। पुलिस कहे कि भाई हमने किसी को नाजायज़ उठाते, हम नहीं किसी पे गलत FIR बनाते, हम नहीं किसी पे गलत मुकदमात बनाते, फिर क्या होगा? पुलिस को इधर उधर हटाने के लिए अगर सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाए कि भाई ये पुलिस वाले बात नहीं मान रहे, तो सियासतदान खड़े हो जाए कि नाजायज़ बात नहीं होनी चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफ़ात, सियासी जमातें आपस में लड़ाई झगड़े जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये नहीं होगा कि नाजायज़ इस तरह से विक्टिमाइजेशन की जाए। तो जब हर कोई अपने तौर पर ऐसे खड़ा होगा तो वो किसको इस्तेमाल करके मुदाखलत करेंगे? ये है असल चीज़ बुनियादी। तो मुझे ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात लगी। चंद एक टाउट्स के अलावा, और वो आपको पता है कि कौन है, उनके अलावा बाकी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से ये रियलाइजेशन आएगी। मैं ये उस वक्त भी देख रही थी कि असद तूर साहब PTI के हमेशा नाक़िद रहे हैं, अब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की बड़ी तारीफ़ किया करते थे, अगर वो सही नहीं जा रहे तो उन्होंने चीफ जस्टिस पे भी तनकीद की, और जब वो जेल में थे तो PTI वाले भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे कि ये गलत हुआ है।
इसी तरीके से आज हामिद मीर साहब जो पीटीआई के नाक़िद रहे हैं, अगर उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो इस बात पे पीटीआई वाले भी आवाज़ उठाएंगे कि हामिद मीर सहाफ़ी है, उसके साथ ये क्यों हो रहा है। और यही हमें चीज़ चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफ आप अपनी जगह, लेकिन उसूल पे समझौता नहीं। चंद एक डाउट्स के अलावा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर ये रियलाइजेशन आगे बढ़ती है तो मुदाखलत का रास्ता खुद ब खुद रुकेगा और यही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण होगी। अब जी आपको मैं बताऊं कि गंदम ख़रीदारी के हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ये सारा आपने देखा है कारनामा, जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है, किसान परेशान है, मैंने आपको बार बार उस पर रिपोर्ट किया है। अब किसानों ने उसके ऊपर जो है वो धरना देने का ऐलान किया पंजाब असम्बली के सामने 29 अप्रैल को, और जैसे ही उनकी तरफ से ये ऐलान किया है उसके बाद से किसानों के ऊपर भी इन्होंने छापे और पकड़ धक्कड़ मार धार का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगहों से ये इत्तलात आ रही हैं कि किसानों को पकड़ा जा रहा है और उनको उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब ये देखिए एक और अफसोसनाक अमर है कि यानी आप मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। पहले आप उनका माशी इस्तेहसाल कर रहे हैं और जब वो उसके ऊपर अपनी हक की बात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर डंडा सोटा चला रहे हैं। तो ये मरियम नवाज़ को और आता ही क्या है। ये खातून जो वैसे ही दिमागी तौर पर एक इंतकाम से भरी हुई खातून है, जिसके पास ना कोई विजन है और ना ही कोई फ़ैसला साजी का इख्तियार है, आके सूबे का सत्यानाश फेर रही हैं और ऊपर से किसानों का जिस तरह से इस्तेहसाल कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो खामोश रहें। लेकिन यहाँ पर वही पीटीआई के कारकुनों वाला सलूक किसानों के साथ भी शुरू कर दिया इन्होंने कि इनकी बादशाहत में, महारानी की बादशाहत में कोई एहतजाज ना करे, कोई उठ के अपनी हक की आवाज़ ना बुलंद करे। तो अब इन्होंने किसानों के साथ भी वो सलूक शुरू कर दिया। लेकिन ये भी इतनी बड़ी तादाद में है, अगर ये वाकई धरना देते हैं, साथ पीटीआई वाले भी मिलते हैं, तो इनको अच्छी खासी थरथली मच जाएगी। किसानों का एहतजाज आपको इंडिया में याद होगा, नाक को चने चबा दिए थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को। तो ये जब जुल्म है, जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अच्छा एक फ़ैसला किया। एक तो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है कि जी हम बिल्कुल ख़रीदारी करेंगे जो लोकल किसान है उससे, और 3 लाख टन गंदम हम ख़रीदेंगे 3900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। और उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो हदफ है इब्तदाई, हम वो पूरा इंशाल्लाह कर लें। जो खैबर पख्तूनख्वा के किसान हैं उन्हीं से ज़ाहिर है पहले हम ख़रीदेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हमारा हदफ पूरा ना हुआ तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम फिर पंजाब के किसानों से ये गंदम ख़रीदेंगे, ताकि वो बेचारे जिस मुश्किल में हों उनका भी इजाला हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा जेस्चर है केपी हुकूमत की तरफ से। एक तो ये कि वहाँ पर वहाँ के जो किसान हैं उनका इंशाल्लाह इस्तेहसाल ना, और दूसरा उन्होंने पंजाब वालों के लिए भी हाथ बढ़ाया, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये फ़र्क होता है एक अवामी हुकूमत में और एक फॉर्म 47 की हुकूमत में। पीटीआई जो है वो मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में लीड भी इसीलिए कर रही है। अभी कल परसों पेशावर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात हुए, वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने, तमाम ओहदे जीत लिए हैं। आज चेयरमैन तहसील काटलिंग का इलेक्शन था, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो गए हैं, और मजमूई तौर पर जो इन्होंने वोट हासिल किए हैं वो उन तमाम वोटों से ज़्यादा हैं जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी PMLN हुकूमती इत्तेहाद के, उनसे भी ज़्यादा पीटीआई के बंदे ने वोट जीत कर ये मेयर का इलेक्शन जो है, चेयरमैन तहसील का जो इलेक्शन है, ये जीत लिया है। तो ये है जी खबर। आखिर में जी आपको बताऊं कि महारंग बलोच साहिबा जो हैं, ये एक आपको मालूम है कि जिस तरीके से धरना वगैरह करके बेचारी गई वापस, उसके बाद मुसलसल ये इल्ज़ामात थे इनके ऊपर कि ये देखें ये पंजाब के साथ जो होता है ये उसका कभी भी मजम्मत नहीं करते, पंजाबियों को जो मारा जाता है ये वो ब्ला ब्ला। तो आज जो उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब किया है, तो मैं एक तो पहले ये बात पे हैरान थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आए हुए थे और फुल था सेशन जब महारंग बलोच खिताब करना था जिस सेशन में उन्होंने। तो ये एक अगेन वही चीज़ जो मैंने पिछली वीलॉग में भी बात की कि लोग देखिए जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं उनको कैसे पजीराई देते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी इस बात का इजहार किया कि जी हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे हम पंजाबियों के कत्ल पे बड़े खुश हैं या हम कोई पंजाब के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है पंजाब से, जो भी पंजाब के मज़दूरों का भी कत्ल होता है या उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा जो मसला है वो अलग मसला है कि जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनके साथ ये मामला क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पंजाब के तो बहरहाल ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी उनकी तरफ से बात थी और उन्होंने इसका जो इजहार किया है मेरा ख़्याल है ये बड़ा खुशाइंद है, और इससे उन तमाम लोगों के दिल जिगर को थोड़ी ठंडक पड़ गई होगी। ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं कि जी मारंग बलोच जो है वो बेसिकली
किसी और एजेंडे पर हैं और ये सारा जो उन्होंने किया था कि धरना वगैरह ये सब कोई प्लांटेड कार्रवाई थी वगैरह वगैरह, तो इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं ये। लेकिन उन्होंने इस गुफ्तगू में कम से कम इस तासुर की काफ़ी हद तक नफ़ी कर दी है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात बताऊँ, अली बुखारी साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजर रहा था। अली बुखारी साहब जो कि वकील रहनुमा है PTI के, और इस्लामाबाद में फॉर्म 47 से अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो वो जीते हुए भी हैं। बहरहाल उनको हरवा दिया गया था। लेकिन अली बुखारी साहब आज एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे, इंकशाफ कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हाथ लगी PTI के वकला के पास मरीम नवाज़ के हवाले से कि जिस पर उन्होंने ये कहा कि खान साहब अगर आप चाहें तो हम इनको अदालत ले जा सकते हैं और इनके ऊपर खूब मरीम नवाज़ की किरदार कुशी हो सकती है, बड़ा तमाशा लग सकता है। तो ये चीज़ें कुछ हमारे हाथ लगी हैं तो हम इसके ऊपर आगे केस प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उस पर खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया और कहा कि मैं ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़र्फ़ वाले की बात होती है। इनको खान साहब को ऐसे कम ज़र्फ़ दुश्मन मिले हैं कि जो उनकी बीवी पर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उनकी वो हबीब अकरम साहब ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि ख्वाबगाह से ही बेचारे बाहर नहीं निकलते, हर वक्त गंदी बातों गंदी चीज़ों में घुसे रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें बस मिलती रहें और उस पर बात होती रहे। इतनी घटिया इनकी सोच है। और ये मरीम नवाज़ जो है, इनके पास वीडियो ऑडियो के इसी तरह की चीज़ों के ख़जाने भरे हुए हैं हर एक से मुतल्लिक कि जिसको जैसे चाहेंगे ब्लैकमेल करें। तो ये इनकी फैमिली की तो सियासत ही इसके गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसके सामने रखी भी गई चीज़ें कि हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जवाबन इस तरह की हरकतें करने से मना किया। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आता है कम ज़र्फ़ का और एक आला ज़र्फ़ बंदे का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी PTI वाले बड़ी किरदार कुशी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। ये बात मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, वो भी करते हैं, दूसरी तरफ से भी बेतहाशा होती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि लीडरशिप की तरफ से किसने घटिया बातें और घटिया हरकतें ज़्यादा की हैं, तो उसमें PMLN बहुत आगे आपको नज़र आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।